Hello dear students, I am your chemistry teacher Dr. Abdul Wajid. In today's lecture we will discuss about one of the important part of unit first, that is spectroscopy. After discussing unifying principle as well as microspectroscopy, let us discuss the third part, that is reactivity and characterization of nanoparticles. बेसिकली नैनो केमिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है ये वाला पार्ट, और इसका आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब नॉट इन डिटेल, जस्ट सम इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड सम रेगुलर इंपॉर्टेंट टाइप्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो विल स्टार्ट दैट पार्ट. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स होते क्या हैं. बहुत ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, और आपको थोड़ा सा जानकर अलग लगेगा कि इनकी जो साइज़ है, जैसा कि वैसे नैनो शब्द से आप एक्वेंटेड होंगे, 1 से लेकर तो 100 नैनोमीटर के बीच में आती. याद रहेगा सबको. नैनो पार्टिकल की साइज़ कितनी रहती है? फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर. बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 बिलियन नैनोमीटर 1 मीटर के बराबर रहता है. कितना? 1 बिलियन नैनोमीटर. मतलब वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है नैनो, जिसका मीनिंग होता है ड्वार्फ, छोटा. लेकिन ये जो नैनो है ना, ड्वार्फ से कितने टाइम छोटा रहता है. नैनो स्केल आपको याद रखना है. नैनो स्केल अगर कोई पूछे तो वही बताना है आपको, मीन्स फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर. So that is the introduction of the topic. What do you mean by nanomaterials? Within the range, scale इनकी from 1 to 100 नैनोमीटर. ओके. अब नैनो मटेरियल का शेप्स कैसा रहता है? जैसा अपन देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के डायमेंशंस लगते हैं अपने को, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड सो ऑन. वैसे ही नैनो मटेरियल्स के शेप डिफाइन करने के लिए अलग अलग डायमेंशन है. जैसा लास्ट में आपको दिख रहा है 0 डायमेंशन. 0 डायमेंशन मतलब एक्चुअली नो डायमेंशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर. मतलब यहाँ पर आपको जो पार्टिकल साइज़ है वो 100 नैनोमीटर के ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देंगी. मतलब बेसिकली जो नैनो पार्टिकल होते हैं वही 0 डायमेंशनल वाले होते हैं, अगर आपको कोई डायमेंशन रिक्वायर नहीं रहते. फॉर एग्जांपल अगर आप समझ सकते हो तो एटम अगर तुम लेते, एटम का कोई डायमेंशन नहीं रहते, ना वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाता है, ना वाई एक्सिस जाता है, ना जेड एक्सिस जाता है. ठीक है ना. सपोज किसी चीज़ को मेजर करने के लिए 1 डायमेंशन लगता है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए 3 डायमेंशन लगते हैं, वट एवर. जैसा अगर अपन बात करते हैं ट्रायंगल की, स्क्वायर प्लेनर की, तो ये सबके सब कैसे 2D इमेजेस है. वैसे ही नैनो पार्टिकल रहते हैं, एंड इसको मेजर करने के लिए कोई डायमेंशनल नहीं लगते. दैट इज कॉल्ड एज 0 डायमेंशनल. 1 डायमेंशनल मतलब क्या? फर्स्ट वाली डेफिनेशन, नैनो मटेरियल्स कैन बी नैनो स्केल इन 1 डायमेंशन, जिसको मेजर करने के लिए एक ही डायमेंशन लगते हैं. जैसे एग्जांपल है उसके नैनो ट्यूब्स और नैनो वायर्स. 2 डायमेंशनल मतलब जिसको मेजर करने के लिए 2 डायमेंशन रिक्वायर रहते हैं. उसके एग्जांपल है स्टैंड्स और फाइबर्स एज वेल एज नैनो ट्यूब्स. आपको एग्जांपल थोड़ी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना. 3 डायमेंशनल की एग्जांपल है, सॉरी नैनो जो ट्यूब्स की एग्जांपल है ना, 1 डायमेंशनल के अंदर आती है. आपको 2 डायमेंशनल में इसको नहीं लिखना है, 1 डायमेंशनल में लिखना है. 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स दे एग्जिस्ट इन सिंगल और फ्यूज्ड फॉर्म विथ स्फेरिकल, ट्यूबुलर एंड इरेगुलर टाइप के जो शेप्स आते हैं उनको कहते हैं 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल. ठीक है. ओके. मैं आपको इसी इसके नोट्स और प्रेजेंटेशन भी सेंड कर देता हूँ. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय नैनो केमिस्ट्री. एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है नैनो केमिस्ट्री. वैसे तो अगर वर्ड भी ध्यान से देखिए आप नैनो केमिस्ट्री का, तो इसमें समझ में आता है. इसमें बेसिकली 2 वर्ड आपको दिखाई देते हैं. पहला जो वर्ड है, एक है नैनो और दूसरा है केमिस्ट्री. मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज नैनो साइंस. क्या डील करता है बेसिकली? It deals with the designing synthesis of nanoscale particles with different sizes, shapes, structure, composition and their organization. मतलब बेसिकली अपने को क्या करना है? नैनो पार्टिकल को डिज़ाइन करना है, उनकी सिंथेसिस करना है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, सो डैट वी विल डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, वी विल डिस्कस देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड सो ऑन. क्योंकि जैसे जैसे तुम नैनो पार्टिकल की साइज़ चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है. ओके. The behavior of nanomaterial may depend more on surface area than particle composition. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. मतलब surface area is one of the basic and fundamental property of nanoparticle. सेकंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, surface area is one of the principal factor that enhance the reactivity, strength and electrical properties. surface area अगर बढ़ जाता है मतलब रिएक्शन करने के लिए आप ज़्यादा surface प्रोवाइड कर सकते हैं. डेफिनेटली दे कैन बी यूज एज ए वेरी गुड कैटलिस्ट एंड सो ऑन. इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है. किसकी? नैनो पार्टिकल्स की. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है नैनो पार्टिकल्स के. कलर, ठीक है, वो तो अलग अलग नैनो पार्टिकल का कलर अलग अलग हो सकते हैं. सरफेस एरिया, जैसा कि अभी अपने इससे पहले डिस्कस हुआ, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल. यानी हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल. कैसा रहता है? कोई सपोज मटेरियल है, बहुत ज़्यादा बल्क है, अगर बल्क मटेरियल को तुम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर, और उनकी साइज़ जैसा कि अपन ने लिमिटेड किया फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर, तो वी कैन प्रिपेयर द नैनो पार्टिकल.
ठीक है ना। अब एक्चुअली कैसा होता है, बल्क मटेरियल को आप तोड़कर उसके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल प्रिपेयर कर रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो एक आधा क्यूब, वो क्यूब को आप लोगों ने तोड़ दिए, ओवरऑल छोटे छोटे टुकड़ों का वॉल्यूम दैट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके पास सरफेस बहुत सारे आ गए ना। सपोज एक क्यूब के आपने 100 टुकड़े करे, तो आपके पास 100 अलग अलग टाइप की सरफेसेस तैयार हो गई। आपकी ओवरऑल वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो फाइनली वी कैन से दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीजेस, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल्स। यही कारण है कि उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दे कैन बी यूज्ड एज ए वेरी गुड कैटलिस्ट, दे कैन बी यूज्ड एज ए हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनियम, पैलेडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड। ठीक है ना। अब आपने नाम तो सुने होंगे या आपने 9th-10th क्लास के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़े होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर कुछ मेटल्स पढ़े होंगे, तो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, ये ऐसे मेटल आते हैं जो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव टाइप के मेटल रहते हैं, इनका कोरोजन वगैरह भी नहीं होता गोल्ड पर तो। ठीक है ना, मतलब बहुत शांत रहते हैं, ज़्यादा कुछ सोडियम जैसी कोई रिएक्टिविटी वगैरह दिखाते नहीं है। लेकिन गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल है उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। दे कैन बी यूज एज ए गुड कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब तुम बोल सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाता है। एक वही चीज़ जो बल्क में है और वही चीज़ के नैनो पार्टिकल, देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसके बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी और नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम एग्जैक्टली आ जाए। उनके अंदर डिफरेंस आता है और नैनो पार्टिकल काफ़ी रिएक्टिव होती है, अलग अलग जगह पर इनके एप्लीकेशन रहते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज ए वेरी गुड कैटलिस्ट आल्सो। ऐसी एग्जांपल है पैलेडियम की, प्लेटिनियम की, मेटल की। ये भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, जबकि आप अगर इनके बेसिकली मेटल देखेंगे तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहते। मतलब आपने नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करके उनकी रिएक्टिविटी को क्या किया, बढ़ा दिए। ठीक है ना। थर्मल प्रॉपर्टी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, ये एक पार्ट पढ़े होंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी दिया हुआ आता है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी नैनो पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द साइज़। मतलब आप छोटे छोटे सोडियम क्लस्टर वाला एटम देखेंगे, सपोज 1000 एटम का देखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 288 दिया हुआ है। 10,000 एटम्स का अगर आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो उसका 303। बल्क सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट दिया है 371। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स और डिपेंडिंग अपॉन द साइजेस, नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती रहती है, चेंज होती है, उनकी थर्मल प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, इनके सिंथेसिस कैसे रहते हैं? ओके, दो बेसिक प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस किए हुए, एक है टॉप डाउन प्रोसेस और दूसरा है बॉटम अप प्रोसेस। कौन से दो प्रोसेस दिए हुए? एक है टॉप डाउन प्रोसेस, दूसरा है बॉटम अप प्रोसेस। मैं डायग्राम थोड़ी जूम कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट डू मीन बाय टॉप डाउन एंड व्हाट डू मीन बाय बॉटम अप। अब ये देखो, ये टॉप डाउन है, यहाँ पर आपको बल्क मटेरियल दिखाई दे रहा है। अरे दिख रहा है कि सबको बल्क मटेरियल दिखाई दे रहा है। बल्क मटेरियल को तोड़ कर छोटे छोटे उसके क्लीवेज करके, टुकड़े करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया हुआ है। इतने साइज में कन्वर्ट कर दो उसको कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, मतलब तुमने नैनो पार्टिकल प्रिपेयर किए। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं टॉप डाउन मेथड, यानी बल्क से छोटे छोटे पार्टिकल प्रिपेयर करना। एंड अनदर प्रोसेस इज, जो आपको डायग्राम देखकर तो 100% समझ में आ रहा होगा, ये वाला प्रोसेस, जैसे दैट इज बॉटम अप प्रोसेस। बॉटम अप प्रोसेस मतलब क्या? छोटे छोटे पार्टिकल का यूज़ करके नैनो पार्टिकल को बनाना। मतलब आप अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन लेंगे, नैनो पार्टिकल का तैयार कर सकते हैं आप, यानी छोटे छोटे पार्टिकल का यूज़ करके नैनो पार्टिकल बनाना है आपको। बल्क से छोटे छोटे पार्टिकल बनाना, डेट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन। और छोटे छोटे पार्टिकल का यूज़ करके नैनो पार्टिकल बनाना, डेट इज कॉल्ड एज बॉटम अप प्रोसेस। मीन्स बल्क टू स्मॉल, टॉप डाउन, स्मॉल टू नैनो पार्टिकल्स, नॉट बल्क, स्मॉल टू नैनो पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं? बॉटम अप प्रोसेस। तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट ये मेथड है, टॉप डाउन एज वेल एज बॉटम अप प्रोसेस। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल लेक्चर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने उसके डेफिनेशन देखे, 0, 1D, 2D, 3D के एग्जाम्पल्स देखे, उनके डेफिनेशंस देखे। मैं आपको इसका PPT भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। एंड देन देयर प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज देयर सिंथेसिस बाय टॉप डाउन एज वेल एज बॉटम अप मेथड। एक लेक्चर और अपन इसके बाद लेंगे। इन दैट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एज वेल एज सम मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, जो एग्जाम में रेगुलरली आते रहता। हाउ कैन वी इंक्रीज देयर रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल, वो एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें के जो पॉइंट है वो नोट करें, क्योंकि इसके नोट्स अलग अलग जगह पर मिले हुए हैं। तो बेटर है कि आप क्या करें कि प्रेजेंटेशन से इसके नोट्स निकाल लें
एंड एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली जो मैं 2-3 लेक्चर लूँगा उसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 101% मिलते हैं, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो अपन ने इसके अंदर पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। तो जो रेगुलर बेस क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी के अंदर आते रहते हैं वो भी क्वेश्चंस अपने इसके अंदर सिलेबस के अंदर कवर्ड होने वाले हैं। सो आप लोग इसमें से अच्छी तरह से नोट करें और लेक्चर को अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें। थैंक यू वेरी मच।